नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के फर्स्ट ईयर के टॉपिक ब्रिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मुबशिर अली सिद्दीकी, अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचाहार रायबरेली से। आज के इस प्रशिक्षण में हम जानेंगे कि ब्रिक क्या होता है और ब्रिक के उसका स्टैंडर्ड साइज़ और वज़न कितना होता है, ब्रिक के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं और अच्छे ब्रिक की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, ब्रिक को किस प्रकार से बनाया जाता है और ब्रिक के ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस किस आकार के ब्रिक मार्केट में आते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिक से या ईंट जिसे कहते हैं। देखिए, ईंट एक प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल है जो कि विभिन्न निर्माण कार्य में आता है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे हमारी पार्टीशन वॉल हो, चाहे हमारे ब्रिक के कॉलम हो। तो ईंट एक प्रकार की इमारती इकाई होती है जो कि कठोर तथा टिकाऊ पदार्थों द्वारा बनी होती है। चिनाई के कार्य में उपयोग होने वाली ईंट मिट्टी का एक खंड होती है जिसे सामान्यतः विभिन्न प्रकार के गारे का उपयोग कर चिना जाता है। ईंट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के गारों से किया जाता है जिसे मसाला कहते हैं। सीमेंट तथा मोरंग हो चाहे बालू हो, उसका मिश्रण करके जो मसाला बनाया जाता है उसके द्वारा ईंट की चिनाई की जाती है। तो ईंट आपका क्या है, एक प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल है। अब जानते हैं कि ईंट का स्टैंडर्ड साइज़ और वज़न क्या होता है। देखिए, ईंट का स्टैंडर्ड साइज़ होता है 19 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर आपका चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा, ये होता है उसका मानक साइज़। अब एक साइज़ होता है नॉमिनल साइज़। ये क्या होता है, ये होता है 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। गारे के साथ, मसाले के साथ जब ईंट का साइज़ लिया जाता है तो वो साइज़ कौन सा कहलाता है, नॉमिनल साइज़। इस तरीके के सवाल आपके एनसीवीटी एग्ज़ाम या एससीवीटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो नॉमिनल साइज़ हो गया 20 बाई 10 बाई 10, इकाई क्या है, सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ट्रेडिशनल साइज़ होता है जो जगह जगह के हिसाब से बदलता रहता है। यूपी में ज़्यादातर ये वाला साइज़ इस्तेमाल होता है। ये है आपका 23 सेंटीमीटर बाई 11.4 सेंटीमीटर बाई 7.8 सेंटीमीटर। ये है आपका ट्रेडिशनल साइज़। तो ये कुछ सवाल इससे बन सकते हैं। अब बात आती है वज़न की। एक स्टैंडर्ड वेट कितना होता है ब्रिक का। तो ब्रिक का स्टैंडर्ड वेट होता है 3 से 3.5 केजी के बीच। ये थे हमारे ईंट के साइज़ व वज़न। अब ईंट के वर्गीकरण के ऊपर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो फील्ड में फिजिकल और मैकेनिकल गुणों के आधार पर ईंट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारा प्रथम श्रेणी का ब्रिक जिसे फर्स्ट क्लास ब्रिक कहते हैं। एक होता है हमारा द्वितीय श्रेणी का ब्रिक जिसे सेकंड क्लास ब्रिक कहते हैं। एक होता है हमारा तृतीय श्रेणी की ब्रिक जिसे थर्ड क्लास ब्रिक भी कहते हैं। एक होती है हमारी चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ क्लास ब्रिक। इसके बारे में डिटेल्स हम जानेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होती है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। देखिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसा हमारा नाम है फर्स्ट क्लास, तो उसका स्टैंडर्ड शेप होगा, ये टेबल मोल्डेड होता है। कौन सा मोल्डेड होता है, टेबल मोल्डेड। ब्रिक को जब पकाया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें उसको मोल्ड करने की, सांचे में भरने की एक विधि होती है, या तो ज़मीन पे या फिर टेबल पे। तो ये किस पे होता है, टेबल मोल्डेड पे। इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और यह किल में पकाई गई होती है, किल यानी भट्टी में पकाई गई होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी इसकी सामर्थ्य कितनी होती है, 10 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है अगर ब्रिक का, तो वो कितना वजन सह कर सकता है, 10 न्यूटन। इसी प्रकार से वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी वो कितना पानी सोख सकता है। अगर फर्स्ट क्लास का ब्रिक है वो कितना पानी सोख सकता है, उसके सूखे वजन का 20% से अधिक नहीं सोखना चाहिए। यदि उसको पानी में डुबो के निकाला जाए, उसका वज़न लिया जाए, तो वो उसका वज़न कितना प्रतिशत आना चाहिए, उसके सूखे वज़न का 20%। इसी प्रकार से सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में जानेंगे। वो टेबल मोल्डेड थी फर्स्ट क्लास। ये कौन सी होती है, ग्राउंड मोल्डेड, लेकिन भट्टी में पकी होती है। इसके शेप रफ व इरेगुलर होते हैं क्योंकि ग्राउंड मोल्डेड होती है। और सामान्यतः ये ब्रिक कहाँ इस्तेमाल होगी, जब प्लास्टर का भी यूज़ होना होगा तो इस तरह की ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कितनी होती है, 22%। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 7.0 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की।
इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ये भी ग्राउंड मोल्डेड होती हैं तथा क्लैंप में बनी होती हैं। क्लैंप मतलब ज़मीन पे रख के क्लैंप पे इसको पकाया जाता है। इसकी विधि के बारे में भी हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं और इनकी सरफेस रफ होती है, कोने इरेगुलर होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? टेम्परेरी या अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो 25% होती है। अब बात करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक की। फोर्थ क्लास ब्रिक है तो इसका इस्तेमाल परमानेंट स्ट्रक्चर में नहीं होगा, ना ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ये ब्रिक होगी। तो ये डार्क कलर की और इरेगुलर शेप की ज़्यादा जली हुई ब्रिक होती है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? आपने देखा होगा कई जगह पे नींव में, सड़क पे तो ईंट की भी गिट्टी नुमा परत बिछाई जाती है या फ्लोर पे, यानी उसे एग्रीगेट के तौर पे, जहाँ गिट्टी का प्रयोग होता है वहाँ पे ईंट की छोटे छोटे टुकड़े गिट्टी बना करके प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर ऐसी जगहों पे होता है। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के अनुसार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से ब्रिक को वर्गीकृत किया गया है। ये कोड कौन सा है हमारा? IS 1077 1992। इसके हिसाब से यदि 35 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर की अगर सामर्थ्य है तो ये कौन से नंबर की ब्रिक है? 35 नंबर। इसी प्रकार से 30, 25, 20 ये क्या डिनोट कर रहे हैं? नंबर डिनोट कर रहे हैं। और इनकी सामर्थ्य कितनी होगी? 30 नंबर की है तो 30 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, 25 है तो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 20 है तो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर इसी को KGF में कर देंगे तो 350, 300, 250, 200 इसी प्रकार से सभी KGF प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको वर्गीकृत किया गया है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर। IS 3102 1965 ने भौतिक गुणों के आधार पर ब्रिक को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया है। इसको वर्गीकृत इस प्रकार से किया गया है, ये H1 टाइप की ब्रिक है। इसमें उसकी सामर्थ्य कितनी है? 44 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है? 24 घंटे में 5%। एफ्लोरेंसेस एक साल्ट की परत होती है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, वो इसमें नील होता है। और इसमें टॉलरेंस यानी उसकी डायमेंशन में प्लस माइनस कितना बढ़ाव या घटाव हो सकता है वो कितना होता है? +-3। और इस प्रकार की जो हमारी ब्रिक होती है उसको रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसके एजेस एकदम शार्प होते हैं और उससे आपस में जब टकराएंगे तो एक रिंगिंग बेल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार से H2 है, H2 की भी स्ट्रेंथ सेम है, वाटर एब्जॉर्प्शन सेम है, एफ्लोरेंसेस नील है, लेकिन डायमेंशन में +-8 का फर्क है। और इसमें स्लाइट डिस्टॉर्शन होता है, यानी कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है H1 के मुकाबले। इसी प्रकार से F1 टाइप की ब्रिक होती है, ये आपकी इसकी सामर्थ्य होती है 17.5 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर और वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कितना होगा? 12%। एफ्लोरेंसेस इसमें लगभग थोड़ा सा होता है, वेरी स्लाइट। और डायमेंशन में कितना +- हो सकता है? 3। और सारी क्वालिटी कैसी होती है? जैसी हमारी H1 टाइप की ब्रिक होती है। इसी प्रकार से F2 ब्रिक होती है, उसका भी सेम स्ट्रेंथ है, परसेंटेज सेम है, एफ्लोरेंसेस थोड़ा ज़्यादा होगा और डायमेंशन में +-8 होता है, यानी +-8% आपका कम ज़्यादा हो सकता है। और सारी क्वालिटी कैसी होगी? हमारी H2 टाइप की ब्रिक के हिसाब से। इसी प्रकार से M1 है, M2 है, M1 में 7 है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और M2 में 3.5 और वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों का 20। एफ्लोरेंसेस इसमें थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा और इसमें +-3 और इसमें +-8%। इसी प्रकार से L1 टाइप की ब्रिक होती है, L1 का आपका सामर्थ्य है 3.5, परसेंटेज है वाटर एब्जॉर्प्शन 25 और एफ्लोरेंसेस होता है वेरी स्लाइट, बहुत कम। और डायमेंशन में कितना +- हो सकता है? +-3। और रेक्टेंगुलर शेप होंगे, कॉर्नर ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे और जब आपस में लड़ाएंगे तो रिंगिंग बेल सुनाई दे भी सकती, नहीं भी।
इसी प्रकार से L2 टाइप की होती है, इसकी 3.5 स्ट्रेंथ हो गई। वाटर एब्जॉर्प्शन 25%, एफ्लोरेसेंसेस होंगे स्लाइट और +-8 का डायमेंशन में चेंजेस हो सकते हैं। ये थे हमारे ब्रिक के क्लासिफिकेशन। अब जानेंगे कि ब्रिक के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अनारकली के सलीम को याद कर लीजिए। SALIM, S से हो जाएगा सिलिका, A से एल्यूमिना, L से लाइम, I से आयरन ऑक्साइड, M से मैग्नीशिया। अब इसके परसेंटेज को ध्यान देना होगा कि सिलिका की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है 50 से 60% के बीच, एल्यूमिना होता है हमारा 20 से 30, लाइम 5 से कम और आयरन ऑक्साइड 5 से 6 और मैग्नीशिया 1% से कम। अब इसके बारे में जानेंगे कि आखिर सिलिका क्या किस लिए डाला जाता है, एल्यूमिना किस लिए डाला जाता है, लाइम किस लिए डाला जाता है। तो शुरुआत करते हैं सिलिका से। सिलिका का क्या रोल होता है ब्रिक में। परसेंटेज जैसा 50 से 60% के बीच है। क्या करता है, ब्रिक को, ईंट को श्रिंकेज, क्रैकिंग तथा वार्पिंग से बचाता है। जब ईंट पकती है तो उसको श्रिंक होने से, सिकुड़ने से, टूटने से और मरोड़ पैदा होने से बचाता है। अगर इसे अधिक मात्रा में डाल दिया जाएगा तो ब्रिक को ब्रिटल बना देता है। अब बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिना का परसेंटेज जैसे आप जानते ही हैं 20 से 30% अभी जाना हमने। इसका क्या फंक्शन होता है, पानी को सोखता है तथा मिट्टी को प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, यानी मिट्टी को किसी भी आकार में ढलने की क्षमता प्रदान करता है। अगर इसे एक्सेस में डाल दिया जाएगा तो सूखने तथा बर्निंग के दौरान सिकुड़ने या मरोड़ पैदा होने का डर रहता है। लाइम का परसेंटेज 5% से कम होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, कणों को आपस में बांधे रखता है और मृदा को, सैंड को फ्यूज करता है, उसे गलाता है। अगर इसे भी अधिक मात्रा में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, ब्रिक को गला देगा जिससे उसका आकार बिगड़ जाएगा। ऑक्साइड ऑफ आयरन अगला हमारा इंग्रेडिएंट, ये कितना है 5 से 6%। इसका क्या कार्य है, यह लाल रंग प्रदान करता है और लाइम की सहायता करता है सैंड को फ्यूज करने में, कणों को बांधे रखता है। और अगर इसे भी अगर अधिक मात्रा में डाल देंगे तो ये ब्लू रंग दे देता है ब्रिक को। अब आता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया 1% से कम होता है। यह श्रिंकेज कम करता है और येलो टिंट कलर प्रदान करता है। अगर इसे भी ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो ब्रिक के क्षय होने का भय रहता है। अब बात करते हैं अच्छे ब्रिक की विशेषताओं के बारे में कि एक अच्छे ब्रिक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, ब्रिक की एजेस शार्प होनी चाहिए, यानी उसके जितने भी एजेस हैं वो एकदम शार्प हों। एक तो ये विशेषता हो गई। और यदि 1 मीटर की ऊंचाई से ब्रिक को ड्रॉप किया जाए, गिराया जाए, तो वो टूटना नहीं चाहिए। 1 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर या टूटना नहीं चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान कम होना चाहिए। ध्वनि रोधक होना चाहिए, यानी हम इसकी चिनाई की ईंट बना रहे हैं तो उससे आर पार ध्वनि नहीं जानी चाहिए। होमोजीनियस स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी जब इसको तोड़ा जाए तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर एकदम होमोजीनियस हो, उसके अंदर कोई भी छिद्र ना हो। ये हो गया हमारा होमोजीनियस स्ट्रक्चर होना चाहिए। 24 घंटे पानी में डुबोने के बाद इसके ऊपर साल्ट की परत नहीं जमनी चाहिए, जिसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं, वो नहीं जमनी चाहिए। तो ये अच्छे ब्रिक की विशेषताएं होती हैं। अब बात करते हैं कि ईंट का उत्पादन या ईंट को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद मिट्टी की ढलाई होती है, फिर उसे सुखाया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है। ये स्टेप हैं ईंट को बनाने के। तो पहला स्टेप है हमारा मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करने में कुछ स्टेप आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा अनसॉइलिंग। क्या है अनसॉइलिंग? इसमें क्या करते हैं, जिस भी साइड की हमें मिट्टी लेनी हो तो सबसे पहले ऊपरी परत 20 सेंटीमीटर लगभग मोटी, उसे हटा दिया जाता है। लगभग 20 सेंटीमीटर परत को हटा दिया जाता है, क्योंकि उसमें
इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, अशुद्धियाँ रहती हैं, वो हट जाती हैं। उसके बाद अब मिट्टी खोदी जाती है, यानी डिगिंग। जो हमारी काम की क्ले है, मिट्टी है, उसे खोदा जाएगा, फिर उसे साफ़ किया जाएगा। हो सकता है उसमें भी पत्थर हों, जड़ें हों पेड़ पौधों की, तो उसे साफ़ किया गया। फिर वेदरिंग, इसके बाद जो मिट्टी बची उसे 1-2 सीज़न के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी लूज़ हो जाए। उसके बाद ब्लेंडिंग, यानी और इंग्रेडिएंट जो थे ब्रिक के, उसको मिलाए गए उसमें और उसे आपस में मिलाया गया। फिर आता है टेम्परिंग, पानी मिलाकर इसमें जैसे आटे को गूंधा जाता है उसी प्रकार से इस मिट्टी को फिर गूंधा जाता है। तो ये कहलाती है हमारी क्रिया टेम्परिंग। अब बात आती है ढलाई की, किस प्रकार से मिट्टी को ढाला जाता है। तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा हैंड मोल्डिंग और एक होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में 2 तरीके से की जाती है मोल्डिंग, एक होती है ग्राउंड मोल्डेड, एक होती है टेबल मोल्डेड। ग्राउंड मोल्डेड में क्या करते हैं कि एक समतल सतह लेते हैं, उसके ऊपर बालू का छिड़काव कर देते हैं, फिर उसके ऊपर जो सांचे होते हैं उनको रखा जाता है। अब उन सांचों के अंदर जो हमारा मटेरियल तैयार है उसे भरा जाता है। उसे भरने के लिए 2 तरीके के होते हैं। देखिए, हो सकता है कि जब सांचे में मटेरियल भरा जाए तो चिपकने का डर रहता है, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए सांचे को या तो बार बार पानी में डुबोया जाता है या फिर उसके ऊपर बालू की परत लगाई जाती है, बालू छिड़की जाती है। यदि सांचों को पानी से डुबोया या भिगोया जाता हो जिससे उसके अंदर का मटेरियल उसमें चिपके ना, वो तो इस प्रकार के जो ब्रिक बनती है वो कौन सी ब्रिक कहलाती हैं? स्लोप मोल्डेड ब्रिक कहलाती हैं। और यदि बालू की सहायता से उसमें सांचे भरा जाता है, जैसे बालू लगा दी, फिर बालू लगाने के बाद उस सांचे में भर दिया हमारा मटेरियल, अब उसे पकाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं सांचे में मटेरियल। तो जब बालू का इस्तेमाल करेंगे तो जो ब्रिक बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? सैंड मोल्डेड ब्रिक, यानी कि उसमें सैंड लगाई गई और उसे मोल्ड किया गया। अब आती है टेबल मोल्डेड। टेबल मोल्डेड में क्या होता है, जो ग्राउंड पे हमने मोल्ड किया था, अब एक टेबल हो गई, टेबल के ऊपर अगर इसी क्रिया को हम किएंगे तो वो हो जाएगी हमारी टेबल मोल्डेड ब्रिक। टेबल मोल्डेड ज़्यादा अच्छी ब्रिक होती हैं क्योंकि उसमें एक समतल सतह प्रदान होती है, इसकी एजेस ज़्यादा अच्छी आती हैं। अब आती बात मशीन मोल्डिंग की। मशीन मोल्डिंग में भी 2 तरीके होते हैं मोल्डिंग के, एक होता है प्लास्टिक क्ले मशीन, एक होता है ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन कौन सी होती है? इसमें एक निश्चित अनुपात में मटेरियल को मिलाया गया, फिर इसे मशीन की सहायता से स्टैंडर्ड शेप वायर की सहायता से कट होकर निकल के आ जाते हैं। इसे वायर कट ब्रिक भी कहा जाता है, इसकी सहायता से जो बनती हैं। तो इसमें प्लास्टिक क्ले मशीन में इस तरीके से प्रोसेस होती है। ड्राई क्ले मशीन में क्या होगा, सूखा मटेरियल डाला जाएगा, उसे कंप्रेस करके हल्की सी मात्रा पानी की मिलाई जाती है, फिर उसे कंप्रेस करके ब्रिक के आकार में काटा जाता है। तो इस तरह की जो ब्रिक बनेंगी वो कौन सी कहलाएंगी? ड्राई क्ले मशीन के द्वारा बनी ब्रिक कहलाएंगी। तो ये होते हैं ढलाई के प्रकार। अब ब्रिक को सुखाया जाता है, तो सुखाने में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ईंटों को सीधे तेज धूप में नहीं सुखाना चाहिए, यानी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाना चाहिए। सुखाने की क्रिया धीमी व समरूप होनी चाहिए। ईंट या ढेर इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए ताकि धूप व हवा अच्छी तरीके से लग सके, और विशेष सुखाने वाले यार्ड बनाए जाने चाहिए, जिससे कभी कभी पानी बरसता है तो उससे वो ब्रिक बचे रह सके। अगला स्टेप है हमारा पकाना। मिट्टी तैयार हो गई, उसे ढाल दिया गया, अब पकाने की बारी आती है। तो ईंट को लगभग 750 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पकाया जाता है। इसको पकाने की 2 विधि होती हैं, एक होती है क्लैम्प बर्निंग, एक होती है किल बर्निंग, जिसके बारे में शुरू में आपको बताया था वर्गीकरण में। क्लैम्प बर्निंग किस तरीके से की जाती है, इसमें देखिए, ये हमारा चित्र है। इसमें एक समतल सतह ली जाती है, इसमें ये फ्यूल लगा दिया गया, इसके ऊपर कच्ची ब्रिक बिछा दी जाती है, फिर दूसरी लेयर पे फिर फ्यूल की एक परत बिछाई जाती है, फिर एक परत लगा दी जाती है रॉ ब्रिक की। इसी प्रकार से 2-3 परतें आपकी बनाई जाती हैं, फिर इसमें आग लगाई जाती है और इसे पकाया जाता है। इस प्रकार से जो ब्रिक बनती है वो सबसे ऊपर की सतह वाली कम पक जाती हैं और सबसे नीचे की सतह वाली ज़्यादा पक जाती हैं, और इसको पकाने पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, यानी जो हमारी आग लग रही है इसमें, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है।
तो क्लैंप बर्निंग की ब्रिक ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आपका जैसे डायग्राम देखें, इस तरीके से इसे पकाया जाता है। अगली विधि जो है हमारी वो है किल्न बर्निंग की। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पूरी चिमनी होती है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक ही साथ पकाया जाता है, कूल किया जाता है और निकाला जाता है ब्रिक को। तो इसमें चट्टानें लगा दी जाती हैं ब्रिक की, और इसे यहाँ देख रहे हैं फायरिंग जोन है, फायर कर दिया गया, और यहाँ प्री हीटिंग जोन है। तो इस तरीके से यहाँ प्री हीट हो रही है और ब्रिक पक रही है, और साथ ही साथ कूलिंग एरिया में भी है, और यहाँ से ब्रिक को वापस निकाल लिया जाता है। किल्न बर्निंग में कई तरह की किल्न यूज़ होती हैं, हाफमैन होती है, बुल ट्रेंच टाइप की ब्रिक होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि किल्न के बर्निंग के कुछ एग्जाम्पल के नाम बताइए। अब बात करते हैं कि क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग में अंतर क्या क्या है। देखिए, क्लैंप बर्निंग जो होती है उसकी कैपेसिटी 20,000 से लगभग 1 लाख होती है, यानी एक बार में इतने आपकी ईंट पका सकते हैं। और किल्न बर्निंग में ये एवरेज होता है 25,000। अब कास्ट ऑफ फ्यूल की बात करें, उसमें जो ईंधन लग रहा है उसके कॉस्ट के बारे में बात करें, तो इसमें आपका गोबर वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ये सस्ता होता है। और किल्न बर्निंग में कोल डस्ट का इस्तेमाल होता है, इसलिए महंगा होता है। इनिशियल कॉस्ट इसकी लो होती है क्योंकि कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, और किल्न बर्निंग में परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, 7% के लगभग होती है, और किल्न बर्निंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी 90% ब्रिक जितने भी निकलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं। और फायर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता इसमें क्लैंप बर्निंग में, और किल्न बर्निंग में पूरा कंट्रोल रहता है। स्किल सुपरविजन, यानी कि कोई अच्छे ज़्यादा कारीगर की आवश्यकता नहीं होती क्लैंप बर्निंग में, जबकि किल्न बर्निंग में एक अच्छे सुपरविजन की आवश्यकता होती है। स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो क्लैंप बर्निंग का टेम्परेरी होता है और किल्न का परमानेंट रहता है। सूटेबिलिटी, स्मॉल स्केल के लिए क्लैंप बर्निंग फ़ायदेमंद है, जबकि बड़े स्केल के लिए आपकी किल्न बर्निंग ज़्यादा बेहतर है। बर्निंग का जो टाइम है वो क्लैंप बर्निंग में 2 से 6 महीना होता है, जबकि किल्न बर्निंग में ये 24 घंटा होता है, या फिर 12 दिन सुखाने के लिए होता है, ठंडा करने के लिए। तो ये थे हमारे अंतर। अब जानेंगे ईंट के परीक्षण के बारे में। तो कभी कभी होता है कि साइड पे ईंट आ रही है, तो किस प्रकार से उसे किया जा रहा है उसका टेस्ट। तो सबसे पहला आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका टेस्ट किस प्रकार किया जाता है, सूखा ईंट का वज़न किया, फिर उसके बाद पानी में उसे डुबो दिया लगभग 16 घंटों के लिए, फिर उसका वज़न किया गया। अब दोनों वज़न का जो अंतर होगा उसे ड्राई वेट के परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। तो प्रथम क्लास की ब्रिक के लिए 20%, सेकंड क्लास की ब्रिक के लिए 22.5% और थर्ड क्लास की ब्रिक के लिए 25% होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द्वारा की जाती है। इसमें ब्रिक को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, उसके ऊपर लोड अप्लाइड करते हैं, भार अप्लाई करते हैं। जिस भार पे वो टूटता है वो उसकी सामर्थ्य कहलाती है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होनी चाहिए, 10 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड क्लास ब्रिक की 7.5 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। हार्डनेस की बात करते हैं। हार्डनेस किस प्रकार से चेक की जाएगी, साइड पे आपका कोई ब्रिक आया, आप उसके ऊपर नाखून से निशान मारेंगे, अगर वो निशान उसको वापस हटाएंगे हट जाता है, तो यानी आपका ब्रिक जो है सफिशिएंट हार्ड है। तो ये इस तरीके से हार्डनेस का टेस्ट होता है। अब बात करते हैं एफ्लोरेंसेस की, जिसके बारे में पहले अभी काफ़ी देर से चर्चा हुई कि एफ्लोरेंसेस क्या होता है। तो ये साल्ट की एक परत होती है। किस प्रकार से इसे टेस्ट किया जाता है, ब्रिक को पानी में 24 घंटे के लिए डुबो दिया जाता है, फिर उसे निकाल के छाँव में सुखाया जाता है। सुखाने पर यदि उसके ऊपर साल्ट की सफ़ेद सफ़ेद परत आती है तो उसे मापा जाता है कि कितने एरिया पे आ रही है, यानी 10% सतह को कवर कर रही है तो बहुत ही कम है हमारा एफ्लोरेंसेस, 50% को कर रही है तो मॉडरेट है, और 50% से अधिक अगर उसका एरिया कवर कर रही है, सतह को कवर कर रही है, तो काफ़ी सीरियस एफ्लोरेंसेस है, जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। शेप साइज़ की बात करते हैं, तो उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, 20 ईंटों को लिया जाता है, फिर उसे लंबाई के सापेक्ष, चौड़ाई के सापेक्ष और ऊंचाई के सापेक्ष रख के उसकी माप ली जाती है। तो ये माप इस लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए, यानी लंबाई 368 सेंटीमीटर से 392, चौड़ाई 174 से 186
और ऊंचाई 176 से 186 सेंटीमीटर के बीच ही होनी चाहिए। साउंडनेस की बात करते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे? दो ईंट आपस में मिलेंगे, आपस में टकराएंगे तो उसमें रिंगिंग बेल की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इस प्रकार से साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं ईंट के प्रकार की, कितने प्रकार के ईंट आते हैं। तो एक होता है हमारा बुल नोज ब्रिक, जिसका आकार ये है, एक कॉर्नर पे ये राउंडेड रहता है। ऐसी ब्रिक का इस्तेमाल कहाँ होगा? जहाँ आपके टर्न ले रही होगी दीवार, ऐसी जगह पे ब्रिक का इस्तेमाल होगा। काउ नोज ब्रिक में दोनों साइड राउंड रहता है, तो जहाँ दीवार ख़त्म हो रही है वहाँ पे इस तरह के ब्रिक का इस्तेमाल होता है। एक आती है कोपिंग ब्रिक। कोपिंग ब्रिक होती है, या आपकी देखा होगा दीवारों पे पैरापेट, जो छतों के ऊपर दीवार उठाई जाती है, पैरापेट वॉल, उसके ऊपर किया जाता है। ये सर्कुलर शेप में भी हो सकती है, ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकती है। एक होती है हॉलो ब्रिक। हॉलो ब्रिक में होल होते हैं, इसका इस्तेमाल ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पे दीवारों में साउंड प्रूफ बनाना हो, वाटर प्रूफ बनाना हो, इस तरह की दीवारों के लिए, ध्वनि रोधक दीवारों बनाने के लिए इस प्रकार की हॉलो ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है हमारी पेविंग ब्रिक, यानी आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर लगाई जाती है, ये होगी हमारी पेविंग ब्रिक। और परफोरेटेड ब्रिक, जिसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, ये कहलाती है हमारी परफोरेटेड ब्रिक। और एक होती है हमारी चैनल ब्रिक, नाली वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें चैनल बना रहता है, नाली नुमा होती, तो ये होती है हमारी चैनल ब्रिक। तो आज के प्रशिक्षण में हमने जाना कि ब्रिक क्या होता है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज और वेट क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, सलीम के बारे में हमने जाना, और अच्छे ब्रिक की क्या क्या खासियत होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और किस प्रकार से ब्रिक को मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसमें कई सारे स्टेप थे, आपने देखा, मिट्टी को तैयार किया, फिर ढाला, फिर उसकी मोल्डिंग की और जलाया पकाया, इसे किल्न या क्लैम बर्निंग में किया, उसके अंतर के बारे में हमने जाना। ब्रिक के टेस्ट किए, ब्रिक के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, और साउंडनेस टेस्ट हो गया, लंबाई का टेस्ट हो गया, ऊंचाई का, और एफ्लोरेंसेस का टेस्ट हो गया। इस तरीके के ब्रिक के टेस्ट के बारे में हमने जाना। और ब्रिक के आकार, कौन कौन से आकार होते हैं ब्रिक के, उसके बारे में हमने जाना। इस प्रशिक्षण में मैंने जितना भी मटेरियल लिया है वो BC पूनमिया बिल्डिंग मटेरियल और ड्राफ्टमैन सिविल की बुक निमी के द्वारा और कुछ IS कोड के द्वारा लिया है। उम्मीद है आज का प्रशिक्षण आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।